बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की व्लॉग में मैं आपको 3-4 बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरीज पे बात करने की कोशिश करूँगा, जिसमें एक तो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है जो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, और अभी ख़ुद हुकूमत वज़रा भी ये कहने लगे हैं कि मामलात तकरीबन उनके हाथों से निकलती जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान के पास अरबों रुपए की जायदादें और प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आए, और पाकिस्तान की ये माशी सूरत हाल किस तरह बेहतर हो सकती है। आज वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान से मुलाकात भी की है, उसमें क्या फैसले हुई, और आखिर में हम बात करेंगे कि JUI की तरफ से जिस तरीके से ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है, उनके उलमा की तरफ से ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक अवर मुबैना और एक जाली वीडियो तहरीक इंसाफ के खातून रुकन कौमी असम्बली के जारी किए गए हैं, और इस पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोती हुई उसका जिक्र किया, जो एक इंतहाई काबिल मुज़म्मत पहल है जिसने भी किया है। और आखिर में हम बात करेंगे कि इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे किस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कौन कर रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजूहात क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, इसाक डार ने एक स्टेटमेंट दिया है, और उसमें ये ARY का एक उन्होंने चलाया है कि हुकूमत के पास तो पैसा ही नहीं तो बैंकों में कैसे रखेगी। ये वही इसाक डार है जो कह रहे थे कि जब वो लंदन से रवाना हुआ तो उसने कहा कि डॉलर ने इसाक डार का नाम सुनकर वापस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वो डिवेल्यू होता जा रहा है। ये वही इसाक डार है, और आज उनके अपने साबिक कुलीग जो वजीर ख़जाना थे मिफ्ताह इस्माइल कह रहे हैं कि चीज़ें उनके हाथ से निकलती जा रही है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एहसन इकबाल के हवाले से उनका अपना जो मीडिया ग्रुप है जियो, उन्होंने एक खबर चलाई है कि हम ज्यादा करप्ट है इसलिए 75 साल में पीछे रह गए। ये कहते हैं एहसन इकबाल। लाहौर के एक यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम इसलिए 75 साल में पिछले रह गए हैं कि करप्ट ज्यादा है, और हम इसलिए तरक्की न कर सके कि नालायक ज्यादा है। लाहौर के निजी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि कौम और नौजवानों से अपील है कि इख्तिलाफ राय जरूर रखे लेकिन नफरत न पाले। इख्तिलाफ राय को हमने नफरत में बदल दिया है, माशरे को पोलराइज कर दिया, लेकिन ये सोचना होगा कि नफरत से माशरा नहीं चल सकते। एहसन इकबाल का कहना था कि हमें अशद जरूरत है कि एक दूसरे पर तनकीद में एहतराम सामने रखे, माशरे को इस्तेकाम की अशद जरूरत है, हमें इस नौजवान नस्ल को अच्छा मुस्तकबिल देने की तरफ जाना होगा। उन्होंने कहा हम इसलिए 75 साल में पिछले रह गए हैं कि करप्ट ज्यादा है, हम इसलिए तरक्की न कर सके कि नालायक ज्यादा है। हमारा सिर्फ एक मसला है और वो सियासी अदम इस्तेहकाम है। हमारे यहाँ पॉलिसियों का तसलसल नहीं रहा, जबकि दीगर ममालिक हमसे आगे निकल गए हैं, जिनमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मलेशिया मिसाल है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि माशी माहिरीन, ताजिरों और सनतकारों से अपील है कि जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ आए, डॉलर आएंगे तो मुल्क चलेगा। एक वक्त था पाकिस्तान ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर बार बार इस रास्ते को रोका गया। हमने तरक्की को रास्ते में रोका, जबकि बांग्लादेश, भारत ने ऐसा नहीं किया। अब भी वक्त है कि सियासतदान मिल बैठ कर दानिशमंदी से पार्लियामेंट में फैसले करे। एहसन इकबाल का कहना था कि अब वो हालात बदल गए हैं और हमें दूसरे मुल्कों से कर्जे मांगने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा था लेकिन हमने संभाल लिया। ये है एहसन इकबाल जो एक तरफ कह रही है कि हम 75 साल में इसी वजह से हमने तरक्की नहीं की कि हम करप्ट है, नाअहल है। तो 75 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत किसने की है? आज खुद मान रहे हैं कि ये सारी चीजें हमने और उन जर्नलों ने जिन्होंने यहाँ पे मार्शल लॉ लगाकर पाकिस्तान पे हुकूमती की, ये सारे आज पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार यही लोग हैं। और आज 75 साल के गुजरने के बावजूद हम दूसरे लोगों के सामने जाकर वहां पे भीख मांगते हैं।
اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان پہ حکومتی کی ہے۔ 30 سال تک زرداری اور شریف خاندان پاکستان پہ برسر اقتدار رہے اور پاکستان کا یہ حشر بنا دیا جس کا آج خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان سے موروثی سیاست کو ختم نہیں کیا جاتا، یہ خاندانی سیاستدانوں کا خاتمہ اونٹ کے ذریعے نہیں کیا جاتا، پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ جب آپ شریف خاندان کو ختم کریں گے اونٹ کے ذریعے، بلاول خاندان اور زرداری کو ختم کریں گے اونٹ کے ذریعے، یہ جو ولی باغ کے ANP والے ہیں ان کو ختم کریں گے، آپ مولانا فضل الرحمان کے خاندان کو اونٹ کے ذریعے میں بات کر رہا ہوں، اس کے ذریعے جب آپ ختم کریں گے تو آپ کا جو پاکستان ہے وہ ترقی کے راہ پہ گامزن ہوگا، کیونکہ اصل جو سیاستدان ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ لیکن جب تک یہ مافیا پاکستانی سیاست پہ قابض ہوگا، اسی وقت تک پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ایک اور جو یہ اسے سے ریلیٹڈ صورتحال ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کس طرح بہتری کی طرف جا سکتا ہے، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جو تمام معاشی ماہرین بھی مان رہے ہیں کہ فوری طور پہ پاکستان کے اندر الیکشن کرائے جائے تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکے۔ اس کے لیے سب سے دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ سیاسی انتقام کا فوری طور پہ خاتمہ کرنا ہے۔ جو میڈیا اور سیاستدانوں کے خلاف اس وقت جو انتقامی کارروائیاں چل رہی ہے اس کو فوری طور پہ ختم کرنا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد بحال کرنا ہے اور پاکستان کو مزید عالمی سطح پہ بدنامی سے بچانا ہے۔ جس طریقے سے پاکستان کو پچھلے 7 مہینوں کے دوران بدنام کیا گیا کہ یہاں پہ آپ نے ملک کے ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا، آپ ملک کے سٹنگ سینیٹرز کو گرفتار کر کے ان کو جیلوں کے اندر ڈالتے ہیں، ان کو برہنہ بقول ان کے آپ ان کو برہنہ کرتے ہیں، ان پہ تشدد کرتے ہیں، سیاسی کارکنوں پہ تشدد کرتے ہیں، میڈیا کے لوگوں پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کو فوری طور پہ ختم کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ جس کو مختلف طریقوں سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو اب ان کے بغل بچے ہیں اور جس انداز سے سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف ایک کمپین چلایا جا رہا ہے کہ ان کو اور تحریک انصاف کے عمران خان کو آپس میں لڑائی جائے، اس سلسلے کو سختی کے ساتھ ختم کرنا ہوگا۔ NRO کا جو سلسلہ جاری ہے اس کو روکنا پڑے گا۔ جن لوگوں نے پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹا ہے ان کو کسی بھی صورت میں معافی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ اس سے پاکستان عالمی سطح پہ مزید بدنام ہوتا جائے گا۔ FIA، پولیس اور دیگر جو ادارے ہیں جس طریقے سے ان کے ذریعے انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس کو فوری طور پہ ختم کرنا ہوگا۔ اعظم تارڑ جو وفاقی وزیر قانون ہیں اور انہوں نے لاہور کے آسما جہانگیر کانفرنس کے اندر جو کچھ اس وقت ہوا تھا اور پھر ان سے ریزائن لیا گیا تھا، تو کل وزیر اعظم نے ایک میسج دینے کی کوشش کی کہ جو موجودہ آرمی چیف ہے یہ چون کے میں لے کر آیا ہوں، اسی وجہ سے اب میں اپنے جو اتھارٹی ہے وہ قوم کے سامنے ایک قسم کے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں کتنا پاورفل ہوں۔ تو انہوں نے کل اس کو بحال کر دیا، چونکہ وہ جناب باجوہ کے ساتھ مسئلہ نہیں تھا، پاکستانی فوج کے خلاف ساری چیزیں کی گئی تھی، تو اس کا سیریس نوٹس لینا چاہیے اور اس قسم کی چیزوں کو بالکل کسی بھی صورت میں ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ ایک اور جو بنیادی چیز ہے وہ اعظم سواتی کے ساتھ جو بے انصافی ہوئی ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے، ان کو فوری طور پہ رہا کر کے ان کے خلاف تمام مقدمات ختم ہونے چاہیے۔ یہ جو نئی اطلاعات سامنے آ رہے ہیں کہ میڈیا کے کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ فوری طور پہ اس کا نوٹس لے اور اس کو روکے۔ جو بھی FIA، پولیس جو بھی اس قسم کی چیزیں کر رہی ہے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو فوری طور پہ روکنا چاہیے اور اس کو فوری طور پہ روکے بھی۔ اور اسی طرح جتنے بھی لوگوں کے خلاف پہلے کارروائیاں ہو چکی ہے اور اس میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کرنی چاہیے۔ ایک اور جو ANP کے ایمل ولی کا ایک ویڈیو ابھی میں دیکھ رہا تھا، بلکہ میں نے اس کو شیئر بھی کیا اور اس میں میں نے کمنٹس بھی کی، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے، میرے خیال میں PDM کے رہنماؤں کو اس حد تک اجازت نہیں ملنی چاہیے اور اسی ویڈیو کو دیکھ کر اس کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کرنی چاہیے، ورنہ یہ سلسلہ پھر آگے بہت آگے چلا جائے گا۔
इमरान रियाज के खिलाफ एक जो बात इस सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही है कि उन्होंने अरशद शरीफ को इंसाफ देने के लिए जो एक कैंपेन लॉन्च किया है कि चीफ जस्टिस को ख़त लिखे, उसके बुनियाद पे वो खुद ही बता रहे थे कि उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये हम पहले से कह रहे हैं कि इस किस्म चीज़ों की वजह से ऑलरेडी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका है और इसी वजह से इन चीज़ों को पूरी तौर पे रोकना चाहिए। अरशद शरीफ के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, उनको हर सूरत में इंसाफ मिलेगा और उनके लिए ये तमाम पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है कि वो अरशद शरीफ और उनके ख़ानदान को इंसाफ देने के लिए मिलकर जदोजहद करें। ये पाकिस्तान के आला अदलिया के लिए एक टेस्ट केस है कि वो इसमें पूरी तौर पे एक जुडिशल कमीशन बनाए, उसकी तहकीकात करे और पूरी पाकिस्तान से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया जा रहा है कि पूरी तौर पे इनके केस के अंदर जुडिशल कमीशन बनाकर उस पर तहकीकात शुरू किया जाए और उसके अंदर जितने भी लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हर सूरत में होनी चाहिए। तो अगर इसी बेस पे इमरान रियाज या बाकी साथियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई बड़ा जुल्म होगा और जो नए आर्मी चीफ साहब है उनको इसका भी इस चीज़ का भी नोटिस लेना चाहिए और जो लोग अगर ये काम कर रहे हैं उनको न सिर्फ रोके बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी करे। आखिर में मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास अरबों रुपए कहाँ से आ गए, ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है क्योंकि उसामा गाजी जो हमारे दोस्त हैं और बोल न्यूज़ के एंकर है और बड़ा एक अच्छा जर्नलिस्ट है, उनका एक प्रोग्राम मैं देख रहा था और उसके अंदर उन्होंने उनकी असासों के हवाले से बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं और ये बड़ी अजीब किस्म की बात है कि मौलाना उनका कारोबार क्या है, उनके पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आ गए हैं, उनके पास ये लंदन दुबई के अंदर फ्लैट्स कहाँ से आ गए, इस्लामाबाद में बंगले कहाँ से आ गए, बाकी इलाकों के अंदर बंगले कहाँ से आ गए, ये जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ है इस्लामाबाद के अंदर 3 अरब रुपए के प्रॉपर्टीज़ जो उसने बेचे हैं, ये सारा पैसा कहाँ से आ गया है। मैं चाहता हूँ कि वो उसामा की ज़ुबान में आप लोग खुद ही सुन ले कि वो क्या कह रहे हैं और उसके बाद उसको अगर आप सुन ले तो फिर उससे आप खुद ही अंदाज़ा लगाए कि पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में उसने शरीफ और जरदारी फैमिलीज को भी शिकस्त दी है। ये आप सुन ले। 714 कनाल 15 मरले 714 कनाल 15 मरले जमीन डीआई खान में फ्रंटमैन हाजी जलाल खान वजीर के नाम पर, डेरा इस्माइल खान में ही 16,000, मैं दोबारा कह देता हूं, 16,257 कनाल जमीन फ्रंटमैन गुल असगर वजीर के नाम पर है। सुनिए और परेशान होते चले जाइए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कितनी दौलत है, कितना पैसा है, कितने असासे हैं। बनू रोड पर बंगला है, शुगर मिल्स हैं, 300 कनाल की जरी जमीन है। शुगर मिल का पढ़कर सुनकर देखकर मैं भी परेशान हो गया कि ये तो छुपे रुस्तम निकले हैं मौलाना साहब। शुगर मिल भी है, 300 कनाल की जरी जमीन भी है। मुदरती कराची में सरकारी जमीन अपने नाम अलॉट करवा ली। अब्दुल खेल पहाड़पुर डेरा इस्माइल खान में 15 लाख का घर। अच्छा, अब ये मालियत देखिए, 15 लाख का घर, आप भी हैरान होंगे। ये वहां पर जो इकट्ठा किया गया, जो भी वहां पर होता है अंदाजे से लगाया हुआ है। बहरहाल शोरकोट तहसील डीआई खान में 25 लाख का घर। इसके अलावा शोरकोट तहसील डीआई खान में 5 कनाल का प्लॉट, मालियत 7 लाख रुपए। F8 इस्लामाबाद में एक बंगला। पिशावर, कराची और कोयटा में फ्लैट्स हैं, दुकानें हैं मौलाना की। पेनियाला डेरा इस्माइल खान में 1 घर और 5 एकड़ जमीन है। अब्दुल खेल डीआई खान में 1 घर, मदरसा और 5 एकड़ जमीन। शोरकोट डीआई खान में 1 घर, मदरसा, 5 एकड़ जमीन। दुबई में एक फ्लैट भी है मौलाना का जनाब, दुबई में फ्लैट भी है। अब डिक्लेयर नहीं किया हुआ लेकिन ये बेनामी किस किस के नाम, इर्द गिर्द अपने लोगों के नाम, उनके नाम है। चक शहजाद इस्लामाबाद में 3 अरब मालियत की जमीन भारी मुनाफे पर बेची। 3 अरब मालियत की जमीन है जी चक शहजाद इस्लामाबाद में जो बेची। हिम्मत गांव में 300 कनाल जमीन जिसमें 100 कनाल का बंगला भी शामिल है। 300 कनाल जमीन है और 100 कनाल का बंगला है। मालियत है जी कुछ 30 करोड़ रुपए। बाबर काचा तहसील पारवा में 900 कनाल जमीन, 5 करोड़ मालियत, 900 कनाल जमीन। रम की तहसील में 350 कनाल जमीन, मालियत 3 करोड़ 50 लाख। 300 कनाल मौजा शेख राजा डेरा इस्माइल खान में 5 करोड़ की। 1500 कनाल जमीन गाड़ा रहमान, मालियत 7.5 करोड़। 160 कनाल जमीन ग्रिड स्टेशन यॉर्क के सामने, मालियत 6 करोड़ 40 लाख। 125 कनाल जमीन मौजा गुलाम खुई तहसील पारुवा, मालियत। ये उसामा गाजी थे और ये सारी चीजें आपने देख ली।
ہمیں امید ہے کہ ایک دن پاکستان کے اندر ایسا نظام آئے گا کہ وہاں پہ ان تمام لوگوں کا احتساب کیا جائے گا جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا، جن لوگوں نے ناجائز طریقے سے دولت پیدا کر کے اس قوم کا پیسہ لوٹا ہے، اور میرے خیال میں ہمیں امید ہے کہ وہ دن پاکستان کی عوام بہت جلد انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔